आइए बच्चों, आज हम आपको हिंदी ग्रामर में बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक चैप्टर पढ़ाएंगे। तो आप बताइए हम क्या चैप्टर पढ़ाने वाले हैं, जो कि स्टैंडर्ड 1 से लेकर पूरा 8 तक की हर एक बच्चा का बुक में फर्स्ट चैप्टर में ही ये चैप्टर होती है। इसका नाम है भाषा और व्याकरण। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ये भाषा क्या है, यानी भाषा का परिभाषा, भाषा का उत्पत्ति कहाँ से हुआ है और भाषा का विकास कैसे हुआ। भाषा के कितने भेद होते हैं इसको भी हम उदाहरण के साथ समझाएंगे। और जो सब्जेक्ट हम अभी आपको पढ़ा रहे हैं यानी हिंदी व्याकरण, ये व्याकरण क्या होता है इसको हम समझाएंगे। तो बच्चों, आप शुरू से अंत तक मेरे साथ जुड़े रहिएगा, तब आपको पूरी बात को समझ में आ जाएगी। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ये भाषा क्या है। बच्चों, अभी जो हम बात कर रहे हैं आपसे, यानी हम पढ़ा रहे हैं, आपको समझा रहे हैं, यही तो भाषा है। यानी भाषा विचारों का आदान प्रदान करने का ही एक माध्यम है। अभी हम कौन सी भाषा में बात कर रहे हैं बच्चों? हम हिंदी भाषा में बोल रहे हैं। तो बच्चों, ये भाषा क्या है? जब हम अपने मन के विचार को दूसरों को बोलते हैं और दूसरे के विचार को हम सुनते हैं यानी समझते हैं, वही भाषा है। भाषा विचारों के आदान प्रदान करने का एक माध्यम है। भाषा का उत्पत्ति कैसे हुई? ये भास धातु से आया है। भाषा जो है वो भास धातु से आया है, और भास का मतलब क्या होता है? बोलना। उसी से भाषा का उत्पत्ति हुआ है। बच्चों, जब प्राचीन काल में, बहुत पहले समय जब आदि मानव रहते थे, उस समय लोग अपने विचारों को कैसे प्रकट करते थे? उस समय आदि मानव संकेतों के द्वारा यानी इशारों के द्वारा आपस में बातचीत करते थे, अपने विचार को दूसरों तक पहुंचाते थे। उसके बाद धीरे धीरे उन लोगों ने बड़े बड़े पत्थर, चट्टानों में कुछ संकेतों के द्वारा और चिन्ह के द्वारा समझने लगे। फिर जैसे जैसे लोग सभ्य होने लगे तो उनको अपने विचार को प्रकट करने का कुछ नया आविष्कार करने का महसूस हुआ, और उन्होंने उस समय भाषा को क्या किया, जो आवाज़ होता है, ध्वनि जो होता है, उसको एक एक करके जोड़ने लगा और भाषा का उत्पत्ति हुआ। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो इस भाषा के माध्यम से अपने विचारों को प्रकट करता है। और जो पशु पक्षी होते हैं उनका भी भाषा होता है, लेकिन वो बोल नहीं पाते हैं। वो क्या करते हैं? अपने आवाज़ों के माध्यम से अपने भाषा को आदान प्रदान करते हैं। पशु पक्षी का भी भाषा होता है, लेकिन वो क्या करते हैं? अपने आवाज़ से अपने विचारों को प्रकट करते हैं। बच्चों, इस भाषा को हम किस प्रकार से प्रकट करते हैं? इस भाषा को हम बोलकर यानी मुंह से बोलकर, कानों से सुनकर और लिखकर इसका हम प्रकट करते हैं। पढ़कर, लिखकर, बोलकर और सुनकर अपने विचारों को हम एक दूसरे से प्रकट करते हैं। यानी भाषा क्या हुआ? विचारों के आदान प्रदान करने का एक साधन हुआ। हम जब अपने मन के विचार को दूसरों को बोलकर या लिखकर समझाते हैं और दूसरे के विचार को भी हम समझ सकते हैं, उसे ही हम भाषा कहते हैं। तो बच्चों, क्लियर हो गया कि भाषा क्या है? विचारों के आदान प्रदान करने का एक माध्यम है। अब हम जानेंगे कि ये भाषा कितने प्रकार के होते हैं। भाषा 2 प्रकार के होते हैं। भाषा 2 प्रकार के होते हैं। मुख्य रूप से भाषा 2 प्रकार के होते हैं। एक मौखिक भाषा और दूसरा लिखित भाषा।
और एक तीसरा भी है सांकेतिक भाषा। लेकिन इस भाषा को अभी हिंदी व्याकरण में मान्यता नहीं दिया गया है। ये सांकेतिक भाषा जो कि इशारों से बोला जाता है। जैसे बच्चों आप सड़क पर देखे हैं, ट्रैफिक पुलिस जो है वो सीटी बजाकर और हाथ के इशारे से गाड़ी को रोकने बोलता है, वही हो गया सांकेतिक भाषा। इसीलिए इसको हिंदी व्याकरण में मान्यता नहीं दी गई है। मुख्य रूप से अगर पूछा जाएगा कि भाषा के कितने रूप होते हैं, तो बच्चों आपको बोलना है भाषा के दो भेद होते हैं। एक होता है मौखिक भाषा और दूसरा लिखित भाषा। अब चलिए हम आपको समझाते हैं कि ये मौखिक भाषा और लिखित भाषा क्या होता है। बच्चों सबसे पहले हम आपको समझाएंगे कि ये मौखिक भाषा क्या होता है। यहाँ पर आपको ये सुन के ही पता चल जाएगा कि ये मौखिक यानी मुंह से बोलना। मौखिक भाषा वो भाषा होता है जो हम मुंह से बोलते हैं और कान से सुनते हैं। यानी मुंह से जो बोलते हैं और कान से। अभी जो मैं पढ़ा रही हूँ आप लोगों को, जो मुंह से हम पढ़ा रहे हैं वही हो गया मौखिक भाषा। और बच्चों आप जो सुन रहे हो वो है मौखिक भाषा। यानी मौखिक भाषा क्या होता है? मुंह से बोलना और कानों से सुनना। तो इसका उदाहरण क्या हो जाएगा? जैसे कविता पढ़ना, यानी मुंह से बोला जा रहा है, पढ़ा जा रहा है, तो कविता पढ़ना ये मौखिक भाषा का उदाहरण है। और कविता को सुनना वो क्या होता है? वो मौखिक भाषा है। जैसे भाषण देना, स्पीच देना, जो दे रहा है वो मुंह से बोल रहा है यानी मौखिक भाषा है। और जो सुन रहा है यानी भाषण को सुनना, वो भी मौखिक भाषा में ही आएगा। यानी बच्चों आपको इतना ध्यान रखना है कि मौखिक भाषा के अंतर्गत क्या क्या आएगा? मुंह से बोलना और कानों से सुनना, वही होता है मौखिक भाषा। गाना यानी गाना को गाना, मुंह से गाना, वो मौखिक भाषा है। और गाना को सुनना, टेलीविज़न में सुनिए या किसी का कोई गा रहा है उसको सुनिए, या तो रेडियो में गाना हो रहा है उसको सुनिए, जो आप कान से सुन रहे हो वो भी मौखिक भाषा का ही उदाहरण है। यानी मुंह से बोलना और कानों से सुनना क्या होगा? मौखिक भाषा। अब बच्चों सेकंड हम नंबर में देखिए लिखित भाषा। अब हम जानेंगे कि ये लिखित भाषा क्या होता है। जब हम दूसरों को कुछ लिख कर समझाते हैं, जैसे अभी हम बोर्ड पर लिख रहे हैं लिखित भाषा, अभी हम लिख रहे हैं मौखिक भाषा। ये जो हम बोर्ड में लिख रहे हैं ये क्या हो गया? लिखित भाषा। और जब हम लिखा हुआ चीज़ को पढ़ते हैं वो भी लिखित भाषा के अंतर्गत ही आएगा। जैसे अध्यापिका द्वारा श्याम पट पर लिखना, जैसे मैं अभी लिख के आपको बता रही हूँ, ये लिखित भाषा का उदाहरण है। और क्या होगा? पत्र लिखना, कहानी लिखना, ईमेल भेजना, मोबाइल पर मैसेज करना, वो तो हम टाइपिंग करके लिख के किसी को मैसेज करते हैं, तो वो लिखित भाषा हो गया। समाचार पत्र को पढ़ना। बच्चों को यहाँ बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है कि मौखिक भाषा में क्या होता है? मुंह से बोलना और कान से सुनना। मुंह से बोलना और कान से सुनना मौखिक भाषा। लेकिन यहाँ हम बोले हैं समाचार पत्र को पढ़ना, यानी समाचार पत्र में लिखा हुआ चीज़ को जब हम पढ़ रहे हैं तो वो लिखित भाषा का उदाहरण हो जाएगा। क्योंकि लिखा हुआ चीज़ को जब भी हम पढ़ेंगे वो लिखित भाषा हो जाएगा। लिखित भाषा में लिखकर दूसरों को समझाना और लिखा हुआ चीज़ को पढ़ना, ये दोनों आता है लिखित भाषा के अंतर्गत। और मौखिक भाषा में मुंह से बोलना और कान से सुनना, ये हो जाएगा मौखिक भाषा। जैसे कविता पढ़ना, दूसरों को पढ़ के सुनाना और खुद सुनना। गाना मुंह से गाकर दूसरों को सुनाना और गाना को कान से सुनना,
ये हो जाता है मौखिक भाषा। और लिखित भाषा जब हम लिखते हैं, यानी पत्र लिखना, श्याम पट पर लिखना, कहानी लिखना, समाचार पत्र को पढ़ना, यानी लिखा हुआ चीज़ को हम पढ़ रहे हैं, ईमेल भेजना, मोबाइल में मैसेज करना, ये सब क्या है? लिखित भाषा का उदाहरण है। मोबाइल में जब हम मैसेज भेज रहे हैं तब वो हो जाएगा लिखित भाषा, और जब हम मोबाइल में बात कर रहे हैं तो वो हो जाएगा मौखिक भाषा। और सांकेतिक मतलब जो हम इशारे के माध्यम से समझाते हैं। जैसे आदि मानव पहले क्या करते थे? अपने विचार को दूसरों को कैसे समझाते थे? इशारा करके समझाते थे। वो भाषा स्पष्ट नहीं है, इसलिए हिंदी व्याकरण में इसका मान्यता नहीं दी गई। अब बच्चों हम जानेंगे कि लिपि क्या होता है। लिपि के बारे में हम आपको बताएंगे। ये बच्चों लिपि क्या होता है? लिखने के ढंग को ही हम लिपि कहते हैं। यानी जो कुछ भी हम मुंह से बोलते हैं, जब उसको हम लिखते हैं तो उस लिखने के समय हम कुछ चिन्हों का प्रयोग करते हैं। जैसे हम लिखेंगे मोहन, मोहन, तो यहाँ हम ये हो गया एक अक्षर यानी चिन्ह, ओ ये भी एक चिन्ह, हाँ ये भी एक चिन्ह, और ना, यानी मोहन लिखने के लिए देखिए हम चार जो है चारों अक्षरों को हम यहाँ लिखेंगे। यानी ये जो हम लिख कर दिखाए हैं, मुँह में हम बोले हैं मोहन, और जब हम ये चिन्हों के द्वारा इसको हम ममे ओ हाना मोहन जो लिख के दिखाए हैं, इस लिखने के ढंग को ही हम लिपि कहते हैं। आगे हम जानेंगे कि ये लिपि, जैसे हिंदी का लिपि क्या होता है बच्चों? हिंदी का लिपि देवनागरी। देवनागरी लिपि में हिंदी भाषा को लिखा जाता है। संस्कृत का लिपि क्या है? देवनागरी। अंग्रेजी का लिपि क्या होता है बच्चों? रोमन। पंजाबी का लिपि क्या होता है? गुरुमुखी। इस प्रकार से उर्दू का लिपि फारसी। तो यही जो लिखने का ढंग होता है उसे हम लिपि कहते हैं। जो कुछ भी हम बोलते हैं और उसको जब हम कोई चिन्ह के माध्यम से लिखते हैं वही हो जाता है लिपि। अब बच्चों चलिए आपको हम व्याकरण के बारे में बताएंगे। अब बच्चों आइए आपको हम बताएंगे कि ये व्याकरण क्या होता है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि हिंदी व्याकरण ही हम पढ़ रहे हैं, और अगर व्याकरण के बारे में ही हम नहीं जानेंगे तो फिर हम कुछ भी नहीं जानते। व्याकरण क्या होता है? ये जो व्याकरण है यही हमें शुद्ध पढ़ना, लिखना और बोलना सिखाता है। जिसको हिंदी व्याकरण नहीं आता है वो कभी भी, यानी व्याकरण मतलब क्या होता है? लिंग की पहचान, वचन की पहचान, स्पेलिंग की पहचान, अगर वो व्याकरण ही उसको नहीं आता है तो वो ना ही शुद्ध पढ़ नहीं सकेगा, ना ही वो बुक रीडिंग कर पाएगा, ना ही वो लिख पाएगा और ना ही वो बोल पाएगा। यानी जिसको लिंग की पहचान नहीं है वो क्या बोलेगा? वो गलत बोल देगा। सीता आ रहा है, क्योंकि उसको लिंग की पहचान नहीं है। सीता तो स्त्रीलिंग है, तो हमको क्या बोलने होगा? सीता आ रही है। यानी व्याकरण जानना बहुत ज़रूरी है। व्याकरण वो शास्त्र है जो हमें शुद्ध पढ़ना, लिखना और बोलना सिखाता है। व्याकरण के माध्यम से ही हम सही ढंग से पढ़ पाते हैं, लिख पाते हैं और बोल पाते हैं। तो चलिए बच्चों और कुछ उदाहरण देकर आपको एकदम इजी तरीक़ा से हम इसको आपको क्लियर करते हैं, समझाते हैं। अब बच्चों चलिए आपको कुछ उदाहरण देकर हम समझाएंगे कि अगर किसी को व्याकरण क्लियर नहीं है, यानी व्याकरण नहीं आता है, तो किस प्रकार से गलत कर बैठते हैं। और जिसको व्याकरण आता है उसको कभी भी ये सब में गलत नहीं होगा। सबसे पहले देखिए यहाँ पहला नंबर में गीता गाना गा रहा है, तो ये क्या है? ये अशुद्ध वाक्य है। यहाँ पर लिंग गलत है। गीता कौन सा लिंग है बच्चों? स्त्रीलिंग है।
लेकिन यहाँ पर क्या दिया है, गा रहा है, तो ये लिंग संबंधी अशुद्धि है। तो इसको कैसा शुद्ध करेंगे, क्या लिखना है, गीता गाना गा रही है, गा रही है। यानी बच्चों जिसको लिंग का परिचय है, यानी लिंग आता है स्त्रीलिंग पुल्लिंग, वही बच्चे ये बता पाएंगे, सही कर पाएंगे, और जिसको लिंग आता ही नहीं है वो इसको नहीं कर पाएंगे। इसलिए व्याकरण का ज्ञान रहना बहुत ज़रूरी है। अगर व्याकरण नहीं आता है तो इस प्रकार की गलतियाँ हो जाती हैं। सेकंड में देखिए, कल जाना है कोलकाता मुझे। यहाँ पर शब्दों के क्रम में गलतियाँ हैं, ये अशुद्ध वाक्य है। यहाँ पर शब्दों का क्रम जो है वो गलत है। तो यहाँ सही क्या होगा, मुझे कल कोलकाता जाना है, मुझे कल कोलकाता जाना है। तो यहाँ पर जिसको ग्रामर नहीं आता, व्याकरण नहीं आता, वो इस प्रकार से शब्दों का क्रम में गलत कर देता है, सही ढंग से वो बोल और लिख नहीं पाएगा। तो यहाँ पर मान लीजिए राम घर जाता है, ये शुद्ध वाक्य है। और अगर यहाँ पर बोलेगा राम घर जाती है, तो यहाँ गलत हो जाएगा, उसको लिंग आता ही नहीं है। तो इस प्रकार से व्याकरण को जो जानता है अच्छा से, लिंग वचन जितने भी ग्रामर का होता है उसको अगर आता है तभी हो सकेगा। अब नेक्स्ट देखिए, अब थर्ड नंबर में देखिए, तेरे को मैंने देना है, तेरे को मैंने देना है, ये अशुद्ध वाक्य है। इसमें शब्दों का अशुद्ध प्रयोग किया गया है। तेरे को नहीं, तुमको, मुझे देना है, तुमको मुझे देना है। तेरे को क्या होगा, तेरे को नहीं बोला जाता, तुमको, मैंने नहीं, मुझे, तुमको मुझे देना है। यहाँ पर जिसको व्याकरण नहीं आता वो शब्दों का इस प्रकार से अशुद्ध प्रयोग कर देता है। और लास्ट में देखिए फोर्थ नंबर में, यहाँ पर स्पेलिंग यानी वर्तनी, हिंदी में स्पेलिंग को क्या बोलते हैं, वर्तनी, यहाँ पर वर्तनी गलत है। जिसको व्याकरण अच्छा से नहीं आता है, यानी जिसको भी मात्रा का ज्ञान नहीं है, अक्षर का ज्ञान नहीं है, वो इस प्रकार से स्पेलिंग मिस्टेक कर देते हैं। जैसे यहाँ देखिए परीक्षा लिखा हुआ, तो ये स्पेलिंग गलत है, ये वर्तनी गलत है। जिसको हिंदी नहीं आता है, यानी ग्रामर नहीं आता है, ना मात्रा आता है, ना अक्षर आता है, वो इस प्रकार से गलत कर बैठते हैं। परीक्षा स्पेलिंग कैसे होगा, प र में बड़ी, छ में आ, ये क्या हो गया, परीक्षा। नेक्स्ट देखिए डिब्बा, डिब्बा, ड में छोटी, आधा ब में, पूरा ब में आ, ये हो गया डिब्बा। क्योंकि यहाँ पर बड़ी की मात्रा का प्रयोग कब होता है, जब हम ई टान के जब उच्चारण करते हैं तब इसका उच्चारण होता है बड़ी का। और हर्षी का उच्चारण कब होता है, जब हम टानते नहीं हैं, ई। छोटी को क्या बोलते, ई, और बड़ी को ई। तो यहाँ पर परीक्षा नहीं, परीक्षा, री ऊंचा स्वर जाएगा यानी बड़ी, और ये परीक्षा, ये छा नहीं बल्कि ये छ से क्षत्रिय, वो छ होगा। यहाँ पर डिब्बा, डिब्बा ऐसे नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डिब्बा, यानी हर्षी की मात्रा लगेगा। नेक्स्ट देखिए परमात्मा, परमात्मा का कुछ मतलब ही नहीं होता, ये होगा परमात्मा, यानी भगवान ईश्वर।
परमात्मा, ये स्पेलिंग सही होगा, परमात्मा। नेक्स्ट देखिए तैरी। ये तैरी क्या होता है? तैरी का तो कोई मतलब ही नहीं होता है, तो इसमें क्या होगा? तैयारी। यानी यहाँ पर देख के पता चल रहा कि जिसको मात्रा और अक्षर का ज्ञान नहीं है उसको इस प्रकार से वर्तनी गलत होता है, स्पेलिंग गलत होता है। इसके लिए ग्रामर जानना, व्याकरण जानना बहुत ज़रूरी है। अक्षर का पहचान, मात्रा का पहचान, लिंग, वचन सभी का पहचान होना बहुत ज़रूरी है। तो ये हम व्याकरण के माध्यम से ही सीखते हैं। तो बच्चों, आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा और मेरा पढ़ाई समझ में आया तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि मेरा हर वीडियो आप देख पाएँ। थैंक यू सो मच।